तो आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले यूवी रिएक्शन है और देन उसके बाद हम लोग एल्कीन मेटा थीसिस या फिर ओलिफिन मेटा थीसिस सीखेंगे। तो जो ये रिएक्शन है कल वाले पार्ट में है, मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन के ही पार्ट है, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। यूवी रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, इट इज अ 4 कंपोनेंट कंडेंसेशन रिएक्शन। और 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं आपके पास में? वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, the other is isocyanide, amine and carbonyl compound। ये कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास कैसे होते हैं? या तो आपके पास में एल्डिहाइड होगा या फिर आपके पास में क्या होगा, कीटोन होगा और कीटोन होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास में कंपाउंड होगा। अब यहाँ से जैसे हम ये रिएक्शन देखते हैं तो इस रिएक्शन से प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन पा रहा है कि इसमें हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन अल्फा, ये फाइनल प्रोडक्ट आता है हमारे पास में। तो इसके बारे में कुछ लिखा गया है, वो क्या है कि a multi component reaction involving a ketone or aldehyde, amine, isocyanide and carboxylic acid to form अल्फा असाइल अमीनो कार्बोक्सामाइड। ये इसका सिंपल जो चीज थी, डिस्कवर्ड कब की गई थी? 1959 में डिस्कवर्ड की गई थी। साइंटिस्ट का ही नाम था यूगी, उनके नाम पे ये रिएक्शन बनी थी। उसके बाद 4 कंपोनेंट कंडेंसेशन होती है। 4 कंपोनेंट कौन कौन से थे? प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन कोई सा भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और आइसोसाइनाइड आपका हो सकता है। तो ये 4 कंपोनेंट की रिएक्शन होती है। यहाँ से हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी ऊपर, 4 कंपोनेंट लिए और उसी के बेसिस, इस रिएक्शन के बेसिस पे हमने मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये रिएक्शन लिखी गई है, उसके बेसिस पे मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, एल्डिहाइड एंड आइसोसाइनाइड के साथ में जब आप रिएक्शन करते हो तो अल्फा असाइल अमीनो कार्बोक्सामाइड आपके पास कंपाउंड बन जाता है, या फिर डाई अमाइड आप इसको कह सकते हैं। 2 अमीन के ग्रुप, अमाइड ग्रुप जुड़ गए ना इसमें, तो डाई अमाइड्स आपके पास मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अमीन ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन टू फॉर्म एन इमीन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है आपके पास में किस किस चीज का? जो अमीन के पास लोन पेयर थे वो अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। क्यों कार्बोनिल कार्बन जैसा था हमारे पास में? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन जो है वो इससे खींच लेगा। तो इसके ऊपर अमीन आराम से अपना अटैक करके और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओ नेगेटिव आ गया, ओ नेगेटिव क्या करेगा? एच पॉजिटिव, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है तो वहां से एच पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा। एंड देन फर्दर आपके पास में NH2 पॉजिटिव यहाँ पे था, तो NH2 पॉजिटिव था तो यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस H पॉजिटिव, मतलब एक ने प्लस किया H पॉजिटिव और NH2 वाले ने नेगेटिव माइनस कर दिया H पॉजिटिव को, तो इन्होंने एक न्यूट्रल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। यहाँ आप फिर देख पा रहे हैं कि क्योंकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन थी तो ये जो OH2 है ये वाला फर्दर H पॉजिटिव को लेगा। अब क्वेश्चन आया, भाई दोनों के पास लोन पेयर थी, अमीनो ग्रुप के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी, तो प्रेफरेंशियली ऑक्सीजन वाला क्यों ले रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थी वो ज्यादा क्या नाम है, नेगेटिव था ऑक्सीजन, और ये जो लोन पेयर थी वो और ज्यादा एनरिच थी, 2 लोन पेयर थी, तो ये फटाफट इसको लेने की कोशिश करेगा एंड OH2 पॉजिटिव बनाएगा। OH2 पॉजिटिव बनाने के बाद फर्दर वो जो कंसेप्ट था हमारा, वीकर बेसिस आर द बेटर लिविंग ग्रुप, तो OH2 पॉजिटिव बनते के साथ में यहाँ से निकलने की ट्राई करेगा और फटाफट निकल जाएगा। जैसे ही ये निकलेगा तो आपके पास में जो अमीन का लोन पेयर थी वो इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करके एंड डबल बॉन्ड बना के इमीन बना देगा। तो आपका सिंपली पहले स्टेप में क्या हुआ है? पहले स्टेप में एक अमीन प्लस में एल्डिहाइड या कीटोन, इन लोगों ने मिलके, दोनों चीजों ने मिलके क्या बना दिया? इमीन की फॉर्मेशन कर दी। ये आपका पहला स्टेप है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, इसको स्टेप में याद रखो कि पहला स्टेप क्या हो रहा है, दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, ऐसे करके याद रखो।
उसके बाद हमने क्या किया दूसरा पार्ट में, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय इमीन टू फॉर्म रिएक्टिव कार्बोक्सिलेट एनायन विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब देखो इमीन तो हमने बना दिया था, अब इमीन के पास फर्दर लोन पेयर है, आपके पास एसिड भी कंपाउंड पड़ा है, मल्टीपल कंपोनेंट इकट्ठी रिएक्शन हो रही है। तो एक क्या इमीन की लोन पेयर थी वो कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट, इसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, खुद को क्या बना दिया, इमेनियम कैटायन, और दूसरी चीज को क्या बनाया, कार्बोक्सिलेट एनायन। ये दो चीजें बन गई हमारे पास में, कार्बोक्सिलेट एनायन और इमेनियम कैटायन, ये दो चीजें बन गई। अब उसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, इमेनियम कैटायन एंड आइसोसाइनेट। अब इनकी रिएक्शन होती है इमेनियम कैटायन की, कार्बोक्सिलेट एनायन की और आइसोसाइनेट की। ये रिएक्शन कैसे हुई, ये रिएक्शन आपको सिंपली समझना है। कार्बोक्सिलेट एनायन था, बीच में आइसोसाइनेट जुड़ेगा जैसे हम पिछली रिएक्शंस में जोड़ते थे, और इमेनियम कैटायन के साथ में ही रिएक्शन चलेगी। सबसे पहले इमेनियम कैटायन को पकड़ो, नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज से हटा देगा। देन इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपना जो नेगेटिव चार्ज है उसको इस इलेक्ट्रोवेलेंट कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर फर्दर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, वहां डोनेट करके और एक डबल बॉन्ड आपका फॉर्मेशन कर लेगा। और जो है नाइट्रोजन आइसोसाइनाइड का था, ये इससे ले लेगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से, तो ये अपना डबल बॉन्ड बना लेगा एक ट्रिपल बॉन्ड से। अब रहेगी बात यहाँ पे, इसने नेगेटिव चार्ज तो दे दिया, नेगेटिव चार्ज देने के बाद ये आया न्यूट्रल पे, न्यूट्रल होने के बाद इसने एक अपना डबल बॉन्ड भी दे दिया, तो इसके पास अब क्या चार्ज आ गया, अब ये कैसा हो गया, अब ये हो गया बच्चों डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो दे दिया ना। इस डेल्टा पॉजिटिव को कौन सेटिस्फाई करेगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। कल पारुल का क्वेश्चन था कि सर ओ नेगेटिव कैसे बॉन्ड बना लेगा, ओ नेगेटिव इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा बच्चों, कैसे, क्योंकि इसने पहले तो नेगेटिव चार्ज अपना इस कार्बन को दे दिया, यहां से ये हो गया था पहले स्टेप में हो गया थे न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होने के बाद जैसे ही इसने अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट करवाया, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो कार्बोक्सिलेट एनायन का ओ नेगेटिव यहाँ अटैक करके अपना बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो आपको सिंपल एक रीअरेंजमेंट करनी होती है। यहाँ से आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड एन R3 एंड सी R2 NH R1, ये आपके पास सिंपल कंपाउंड बन गया। अब इसमें यहाँ दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट। साइक्लाइजेशन कैसे दिख रही है, हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ कितना है कार्बोनिल जो कार्बन है वो कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर जो भी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इन पांचों में क्या है, रिंग बनाने के चांसेस है। तो ये नेगेटिव जो इसकी इंटेंसिटी थी, लोन पेयर थी, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके बॉन्ड बना लेगा और वहां से H पॉजिटिव को हटा देगा, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाए। इसने 5 मेंबर की रिंग बना दी और सिंपल आपकी ये वाली रिंग बन गई। अब ये इसके बाद यहाँ होता है बच्चों रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे, O नेगेटिव शिफ्ट कर जाएगा दोबारा कार्बन के ऊपर, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का था ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से केवल आपको ये ध्यान रखना है बॉन्ड टूट कौन सा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टूट रहा है और किसके साथ में आ रहा है, आपका जो अमाइन आइसोसाइनाइड वाला ग्रुप था उसके साथ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो डबल बॉन्ड था ये H पॉजिटिव से एसाइल ट्रांसफर बोलते हैं इसको, एसाइल ट्रांसफर। तो यहाँ से एसाइल ट्रांसफर होने के बाद आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा डाइअमाइड का, डाइअमाइड का आपके पास क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट। स्टेप क्या क्या हुए एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग इसको, मैकेनिज्म को। पहला स्टेप क्या है, हमने अमाइन और एल्डिहाइड को जोड़ के इमीन बनाना है। तो सिंपल रिएक्शन होएगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर,
वहां से वाटर का एलिमिनेशन होकर आपके पास इमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, प्रोटॉन ट्रांसफर जो होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगी। इमीन आयन जो था वो एब्स्ट्रैक्शन प्रोटॉन कर लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आपके पास में क्या बनाएगा, इमीनियम कैटायन एज वेल एज कार्बोक्सिलेट एनायन। बस ये जो दोनों चीजें बन गई, ये रिएक्शन करेंगे अब तीसरी चीज जिसके साथ, आइसोसाइनाइड के साथ में। कैसे आपको अरेंज भी इसी तरीके से करना है जिससे एग्जाम में आप बोलो नहीं, आराम से लिख पाओ। कार्बोक्सिलेट एनायन, आइसोसाइनाइड बीच में एंड इमीनियम आयन यहाँ पे। तो सिंपल जो आइसोसाइनाइड का नेगेटिव चार्ज था ये आपका शिफ्ट होगा इमीनियम आयन के कार्बन के ऊपर, वहां से बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो O नेगेटिव था वो यहाँ से आइसोसाइनाइड के कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। आपका सिंपल एक कंपाउंड बन जाएगा। फिर वहां से क्या होगा, साइक्लाइजेशन एज वेल एज रीअरेंजमेंट। साइक्लाइजेशन 5 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो जाएगी इजिली। रीअरेंजमेंट करने के लिए केवल एक पॉइंट याद रखना है हमें, कार्बोक्सिलेट एनायन का जो बॉन्ड है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग, कौन सा बॉन्ड आपका टूट रहा है, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कौन से का टूटा है हमारे पास में, कार्बोक्सिलेट एनायन वाले का। और शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, कार्बोक्सिलेट एनायन का बॉन्ड टूटा है और शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, टुवर्ड्स आइसोसाइनाइड, ठीक है, टुवर्ड्स आइसोसाइनाइड ये शिफ्ट हो गया हमारे पास में, और इसने फाइनल प्रोडक्ट डायमाइड बना दिया। तो ये कुछ एक पॉइंट है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है। Some important point about UV reaction is exothermic and usually complete in second और मिनट एट रूम टेम्परेचर। रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है और यूजुअली बहुत जल्दी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अप्रोटिक और पोलर सोलवेंट आर बेस्ट दो द लो मोलिकुलर वेट अल्कोहल कैन बी यूज्ड। अप्रोटिक सोलवेंट जैसे DMSO वगैरह होते हैं, और ये आपके पोलर सोलवेंट भी जो होते हैं, अप्रोटिक के साथ साथ पोलर भी हो, वो आपके बेस्ट होते हैं इन रिएक्शंस के लिए। हालांकि लोअर मोलिकुलर वेट अल्कोहल्स भी यूज किए जाते हैं। कैन बी परफॉर्म्ड इन बाइफेसिक मीडिया, एक से ज्यादा फेस जो मीडिया हो, मतलब आपके पास अल्कोहल ले लिया और वाटर ले लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, अल्कोहल ले लिया, इनके मिक्स करने से भी अलग अलग फेज में ऑर्गेनिक एक्वस फेज के मीडिया के अंदर भी परफॉर्म की जा सकती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपके एक्वस में डिसोल्व होंगे, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक में डिसोल्व होंगे। इस रिएक्शन में आप दोनों को डिसोल्व करके कर सकते हो, मतलब दोनों कंपाउंड को इकट्ठे करके। लुइस एसिड कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन, जो लुइस एसिड का अगर आप यूज करेंगे तो वो रिएक्शन को क्या करेगी, एनहेंस करवा देगा। ये एक इसका एक सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके देखेंगे कि कैसे हुआ, कैसे होगा। स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास में, रिएक्शन बिटवीन अमीन एंड एल्डिहाइड, इन दोनों की रिएक्शन होगी। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या बनाएंगे हमारे पास में, यहां से इमीनियम आयन। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो इमीनियम आयन बना आपके पास में, ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट इमीन फॉर्मेशन होगी, इमीनियम आयन इमीन फॉर्मेशन यहां से, ये कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ में, इसके साथ में मिलके क्या बना देगा आपका, कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन प्लस में इमीनियम कैटायन, ये आपको बना देगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे आइसोसाइनाइड के साथ में, तीनों आपके एक कंपाउंड बनेंगे। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, साइक्लाइजेशन प्लस रीअरेंजमेंट, आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। कल की क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था एक बच्चे ने, कल का जो था, कल के जो मैंने 2 एग्जांपल दिए थे वो आरती ने काफी अच्छे से सोल्व किए हैं। हालांकि एक और छोटी मोटी मिस्टेक है, लेकिन उसने काफी अच्छे से सोल्व करने की ट्राई की है।
तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम आए तो फिर मैं हूँ आपके साथ में, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये वाले रिएक्शन मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन का पार्ट हो गया। मैनिक रिएक्शन मैंने पहले करवा दी है, वो भी आपके सिलेबस में है मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन में। तो मैनिक रिएक्शंस को एक बार मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन की दृष्टि से और देख लेना। मैकेनिज्म सारा सेम होगा, सेम चीजें आएंगी, बस उसको एक बार मल्टीपल कंपोनेंट रिएक्शन के पार्ट में अगर मैनिक रिएक्शन को पूछे तुमसे, तो तुम्हें बस उसको में एक दो लाइन और लिखनी है कि आपको वहां पे क्या ले रहे थे। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे थे आप, दूसरा दूसरा क्या ले रहे थे आप मैनिक रिएक्शन के अंदर, जिसमें इनामीन बना रहे थे। ठीक है, अमीन ले रहे थे, एक आपका एक एल्डिहाइड कीटोन ले रहे थे। तो किसके प्रेजेंस में हो रही थी, एसिड कैटालाइज के प्रेजेंस में हो रही थी। तो आपको ये तीन कंपोनेंट रिएक्शन करके लिखना है कि इट इज अ 3 कंपोनेंट रिएक्शन। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे, तो उनके कंपोनेंट के बारे में लिखेंगे। एसिड कैटालाइज होगी, मैकेनिज्म भी वैसे ही लिखेंगे जैसा आपको पहले लिखवाया हुआ है। तो बिल्कुल वही पार्ट होगा। एक इनका पार्ट होता है सिंथेटिक एप्लीकेशन। और वो सिंथेटिक एप्लीकेशन का क्या है बच्चों की, उसमें है बड़े बड़े कंपाउंड बनाने की बात। तो मैं तुम्हें एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है, उसमें 2-4 एग्जांपल लिख रखे हैं। अगर करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, वो एडिशनल है तुम्हारे लिए। अब वो है कि मतलब उतने बड़े कंपाउंड आप लोग याद रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, मेन चीज होती है मैकेनिज्म याद रखना। तो वो मैं एक बार शेयर कर दूंगा, आप लोग उसमें से फर्दर देख लेना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्कीन मेटाथीसिस और ओलिफिन मेटाथीसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आएगा। एल्कीन मेटाथीसिस एंड ओलिफिन मेटाथीसिस एक ही तरह का, मतलब एल्कीन को ही आप ओलिफिन्स बोलते हैं, उनके बेसिस पे है। मेटाथीसिस होता क्या है, मेटाथीसिस इज द ग्रीक वर्ड, मेटा मीन्स चेंज and thesis means position. So metathesis is the exchange of the part of the two substance. इसका मतलब एक आपने रिएक्शन ली है ए बी प्लस सी डी, ये आपके कंपाउंड थे। आपने कुछ ऐसा किया कि ए सी और बी डी बन गया आपके पास में। जो ए सी और बी डी बन गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन विद सी, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाथीसिस रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है ना, तो ये मेटाथीसिस का एग्जांपल है। अब एल्कीन मेटाथीसिस का आप एग्जांपल देखते हो। एल्कीन के अंदर क्या होता है, एल्कीन के अंदर हमारे पास सिंपली क्या होगा, हमारे पास एक एल्कीन था, कैसे थे, सेम मॉलिक्यूल थे। R1 एक तरफ है, R2 दूसरी तरफ है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल है दोनों। इनके हमने कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, यहाँ क्या है, कैटेलिस्ट, बहुत स्पेसिफिक कैटेलिस्ट होते हैं बच्चों जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उनके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन की। तो क्या किया इन्होंने, एक्सचेंज कर दी किसकी पोजीशन, ये जो R1 थे ये एक्सचेंज हो गए हमारे पास में R2 वाली पोजीशन पे, ठीक है। एक्सचेंज, तो जो फाइनल दो एल्कीन बने सेम बने आपके पास में एल्कीन, लेकिन क्या बना इनमें, R1 एक तरफ रह गए सभी और R2 ग्रुप एक तरफ रह गए। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ पोजीशन हो, उनको कहते हैं मेटाथीसिस रिएक्शन। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मेटाथीसिस वर्ड से ही, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का। मेटा का मीन्स चेंज, थीसिस का मतलब पोजीशन के अंदर, मेटाथीसिस मतलब चेंज इन पोजीशन। अब यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में कि एल्कीन मेटाथीसिस can be carried out with high yield in the presence of special organometallic catalyst like Grubbs catalyst। Grubbs catalyst की प्रेजेंस में हो सकती है, रुथेनियम कैटलिस्ट या शेरोक कैटलिस्ट या मोलिब्डेनम कैटलिस्ट। अब क्या होता है, ग्रब्स कैटलिस्ट जो होते हैं ये कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट है। ये जिन साइंटिस्ट ने कैटलिस्ट बनाए ना, उनके बेसिस पे उनका नाम रखा गया। ग्रब्स कैटलिस्ट एक मतलब साइंटिस्ट है, उन्होंने डेवलप किया था
फिर मॉडल जो ग्रब्स कैटलिस्ट है किसका बेस था, रुथीनियम कैटलिस्ट था, मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इसमें कौन सा था, रुथीनियम। और जो आपके पास में शेरोक कैटलिस्ट है इसमें क्या था, मोलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट था। तो इन कैटलिस्ट के बेसिस पे रिएक्शंस आपकी कैरिड आउट की जाती हैं। यहाँ हमने कुछ एक कॉमन कैटलिस्ट बताए हैं जो मेटाथीसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ग्रब्स का फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट, ग्रब्स का फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट, ये वाला आप जब देख रहे हैं बच्चों, इनके कंपाउंड के यूं क्वेश्चन आएंगे आपके एमएससी फाइनल के एग्जाम में कि इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट, ऐसे करके आएंगे। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, यहाँ पे PCY3 ग्रुप है, मतलब ट्राई साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आपके पास में यहाँ पे जुड़ा है। पी क्या है, फॉस्फोरस का है, ट्राई साइक्लोहेक्साइल फोस्फीन जो होता है, ठीक है। और ये एक सिंपल पीएच जुड़ा हुआ है, पीएच का मतलब आपका फिनाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 Cl जुड़े हुए हैं रुथीनियम के ऊपर और 2 ट्राइफिनाइल फोस्फेन ग्रुप जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्डेडली अटैच किसके साथ में है, कार्बन के साथ में। अब कार्बन के एक तरफ पीएच है, एक तरफ 2 बॉन्ड है। अब क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि सर यहाँ कितने कार्बन की वैलेंसी कितने सेटिस्फाई हुई, 2, 2, 4, 5 और 6। कार्बन के ऊपर तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो ये कैसा हुआ कार्बन, ये बच्चों हुआ कार्बीन। कार्बीन है ये, बेसिकली डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट मतलब 2 की वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। यही खासियत होती है कि ये जो कैटलिस्ट आपके होते हैं कैसे होते हैं, कार्बीन कैटलिस्ट होते हैं, कार्बीन होते हैं, इसी वजह से रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैटलिस्ट के अंदर क्या होते हैं, कार्बीन हैविंग कैटलिस्ट होते हैं जिनके अंदर कार्बीन हो। ग्रब्स का सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट अगर आप देखो तो वहां पे हमारे पास क्या है, सेकंड जनरेशन में एक तो PCY3 ग्रुप यूं का यूं रहा, दूसरे में खाली ये ऊपर वाला जो ग्रुप था ये चेंज कर दिया हमने, ठीक है, ये वाला ग्रुप लगा दिया। तो ये कैसा हुआ, मेरा सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट हो गया। इन दोनों के स्ट्रक्चर बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं एमएससी वाले में। उसके बाद ये ग्रब्स का एक और कैटलिस्ट है, इसमें क्या है, हॉविडा ग्रब्स कैटलिस्ट। इसमें जो सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट था वहीं से थोड़ा सा चेंज करके और ये आपके पास में कैटलिस्ट बनाया गया। और शेरोक मोलिब्डेनम कैटलिस्ट का ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ मोलिब्डेनम है डबल बॉन्डेड टू कार्बन और वो फिर आगे फर्दर बॉन्डेड है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ भी कार्बन जो है ये कैसा है, 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन और 5, 6। तो यहाँ ये कार्बीन की फॉर्म में ही है। ये वाला जो कार्बन है आपके पास कैसी फॉर्म में है, कार्बीन। कार्बीन कैसे होते हैं मेरे पास में, डाइवेलेंट, डाइवेलेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास में डाइवेलेंट कार्बीन की फॉर्म में। तो इसी वजह से जो कार्बीन है ना, इसी वजह से रिएक्शन शो करते हैं, वो मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होएगा। अब यहाँ लिखा है एल्केन मेटाथीसिस रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट। मतलब ये एल्कीन मेटाथीसिस रिएक्शन है, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है इनमें, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। These catalysts have carbene intermediate or carbene in their structure, which is solely responsible for the catalyst to kickstart the metathesis reaction. इन कैटलिस्ट के अंदर कार्बिन इंटरमीडिएट या कार्बिन इनके स्ट्रक्चर में होता है जो कि खुद अकेला रिस्पॉन्सिबल है फॉर किक स्टार्ट, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, मेटाथीसिस रिएक्शन को। अब फॉर्मेशन ऑफ ग्रब्स कैटलिस्ट कैसे किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट की फॉर्मेशन कैसे की जाएगी। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है फिनाइल डाइएजोमीथेन, फिनाइल डाइएजोइक मीथेन है, इसमें से हमने क्या बना दिया, कार्बिन बना दिया, सिंपल कार्बिन। तो ये कार्बिन की फॉर्मेशन होती है बच्चों, सिंपल, हमेशा ऐसे ही किया जाता है। कार्बिन इंटरमीडिएट 12 से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कैसे की जाएगी। फिनाइल डाइएजोमीथेन लिया हमने यहाँ से और ये कार्बिन आपने इसका बना दिया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ की, ट्राइफिनाइल फोस्फीन रुथीनियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल फोस्फीन रुथीनियम क्लोराइड के साथ में, और क्या नाम है, फिनाइल फोस्फोरस ट्राई साइक्लोहेक्साइल फोस्फीन भी इसमें आपने डाल दिया। तो आपके पास में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया
किस चीज का? ग्रुप्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट का। इसके अंदर क्या है आपके पास में? 2 Cl ग्रुप है, डबल बॉन्डेड टू कार्बन है, कार्बन कैसा है? डाइवेलेंट इन नेचर है, और पीएच है, फिनाइल ग्रुप है। तो ये जो डाइवेलेंट इन नेचर है कार्बन, ये कौन सा होगा? कार्बीन का कार्बन होगा। यही रिएक्शन को रिस्पॉन्सिबल करता है। तो अब इसके बाद इसका हम लिखते हैं, द CY ग्रुप इन दिस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द साइक्लोहेक्साइल ग्रुप एंड PCY3 इज ट्राइसाइक्लोफिनाइल फोस्फीन, द अनसैचुरेटेड एनालॉग ऑफ ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो सिंपल है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, नोट्स के लिए लिखी है ये बात, जिससे कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ये चीज है क्या। उसके बाद एल्कीन मेटाथीसिस रिएक्शन जो आपकी होती है वो कैसे होती है? अब देखो बच्चों, इसमें 2 तरीके से मैकेनिज्म बताते हैं। एक मैकेनिज्म जो आपका इसमें सिंपल बुक्स में दिया जाएगा, वो ऐसे A, B, C और D ऐसे कंपाउंड दिखा के और यूं करके बता देंगे साइक्लिक फॉर्म में मैकेनिज्म। कहीं से कोई कंपाउंड निकल रहा है, कहीं से कोई कंपाउंड इंसर्ट हो रहा है, इस तरीके से। तो ये वाला भी मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा मैकेनिज्म का, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि मेरे ख्याल से किसी रिएक्शन के साथ में हम देखें ना तो वो ज़्यादा बेटर है, जिससे हमें और मैकेनिज्म का डिटेल में समझ में आए। यहाँ तो खाली LNMN ऐसे करके लिखा होगा, तो उससे क्लियर नहीं समझ में आएगी पिक्चर। तो इसको हमने एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? 2 एल्कीन है एक ही मोलिक्यूल के अंदर, इनकी ग्रुप्स कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन की। कितना लिया कैटलिस्ट? 2 मोल%। मतलब अगर ये मेरे पास में 100 अमाउंट था इसका, 100 मोल थे मेरे पास में, 100 मोल इस एल्कीन के थे, तो इसका केवल 2 मोल%, मतलब इसके रिस्पेक्टिव इसके 2 ही मोल ले जाएंगे कैटलिस्ट के। जब हमने इसकी रिएक्शन की तो मेरे पास क्या आई? 98% यील्ड आई, 98%, वेरी हाई यील्ड। इसका भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो हमने लास्ट में लिख रखा है, वेरी हाई यील्ड की। क्यों इसकी इतनी हाई यील्ड आती है? प्लस में क्या बन गया मेरे पास में? एक तो 5 मेंबर्ड की एल्कीन बन गई, और दूसरा क्या बन गया मेरे पास में? एक जो आपकी एल्कीन थी वो अलग होगी। अब जैसे मैंने AB+CD ये वाली रिएक्शन में बताई थी, क्या AC और BD एक कंपाउंड बन गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ पोजीशन हो गया। यहां से देखने पे समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? बिल्कुल समझना आना चाहिए आपके पास। इसको A कर दो, इसको आपके पास में A कर दो। A और A के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ऐसे, और जो ये B था, B एंड B, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। इनके आपस में बॉन्ड जो था वो टूट गया। तो ये आपकी मेटाथीसिस की रिएक्शन होती है। यहाँ आपको 2 एल्कीन थे, दो ही एल्कीन यहाँ पे मिले हैं, लेकिन एक ने साइक्लाइजेशन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली और दूसरे ने अलग से एल्कीन बना दिया। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिंग चेन क्लोजिंग, ठीक है, रिंग चेन क्लोजिंग। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? रिंग चेन को आप क्लोज कर रहे हो। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिंग चेन क्लोजिंग, या इसको कहते हैं रिंग क्लोजिंग, RCM, रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, रिंग चेन क्लोजिंग या रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, इनको क्या कहते हैं? RCM। ये आपके सिलेबस में इसी टाइप से दिया गया है, RCM, ठीक है। उसके बाद इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है? फर्स्टली द कार्बीन कॉम्प्लेक्स एड टू, बहुत ही ढंग से लिखा गया है बच्चों मैकेनिज्म, और किसी किताब में देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, और इस मैकेनिज्म के साथ देखोगे एकदम पकड़ जाओगे, बहुत इजी मैकेनिज्म लगेगा। तो इसको अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन करना। एग्जाम में भी ऐसे लिखोगे तो मतलब कोई चांसेस नहीं कोई आपके मार्क्स काटेगा कहीं से। फर्स्टली द कार्बीन कॉम्प्लेक्स एड टू वन ऑफ द एल्कीन in a 2+2 cycloaddition manner to give a 4-membered ring with the metal atom in the ring। देखो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो स्टेप था उसमें क्या हुआ, हमारे पास में जो ये एल्कीन था, इसका आपका जो कार्बिन वाला एल्कीन था,
इसका आपका 2+2 साइक्लो एडिशन किसके साथ हुआ, किसी भी एक एल्कीन के साथ में। यहाँ पे 2 एल्कीन थी तो हमने एक के साथ में कर दिया। साइक्लो एडिशन में क्या होता है, सिंपली आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 मेंबर की रिंग बन गई। ये सारे के सारे आपके यूं के यूं कंपाउंड रहेंगे जो जो लगे हुए थे। तो बेसिकली बॉन्ड फॉर्म किसके बीच में हो रहा है, इसके और इसके बीच में, ठीक है। ये आपको बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। 4 मेंबर की रिंग यही बन पा रही है ना, 1 2 3 4। और 4 मेंबर की रिंग में एक पार्टिसिपेंट क्या है, रुथेनियम मेटल भी है, जो रुथेनियम मेटल हमने यहाँ पे बताया। इन्होंने क्या बनाया, मेटला साइक्लोब्यूटेन, मेटला साइक्लोब्यूटेन करके एक चीज बना दी इन्होंने, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, नाउ द सेम रिएक्शन हैपन इन रिवर्स by cleavage of two bonds generating a new carbene complex and styrene। अब जो रिएक्शन हमने कार्बिन कॉम्प्लेक्स 4 मेंबर्ड की रिंग, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो ये क्या थे, अनस्टेबल थे। तो इन्होंने क्या किया, रिवर्स रिएक्शन चलाई। कैसे चलाई, या तो टूट के सिंपल जैसा पहले कंपाउंड था वैसे हो जाते, या दूसरा तरीका क्या था कि ये दूसरे बॉन्डों को तोड़े। और दूसरे बॉन्डों को तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक तो बॉन्ड ये वाला तोड़ा, दिस वन, और एक बॉन्ड आपने ये वाला क्लीव किया। यहां से बॉन्ड आप क्लीव करोगे तो यहां आप क्या बना रहे हो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हो। तो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, PH, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये वाली चीज बना दी आपने, ये वाला कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं, स्टाइरीन। दूसरा आप क्या बना रहे हैं, सिंपली रुथेनियम के साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, और ये सारे ग्रुप्स ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो एक न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स आपने जनरेट कर दिया है, दोबारा से न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स आपने दोबारा से जनरेट कर दिया है। और प्लस में क्या है, स्टाइरीन का जनरेशन है। तो ये वाला न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स से ये फर्दर फिर क्या करेगा, द न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स हैज द सेम रिएक्टिविटी एज द स्टार्टिंग कैटलिस्ट, so it undergoes a intramolecular 2+2 cycloaddition reaction with another alkene। अब देखो नया कार्बन कॉम्प्लेक्स था, इसकी दूसरी एल्कीन भी इस मॉलिक्यूल के अंदर पड़ी थी, तो ये सिंपल क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन 2+2 साइक्लोएडिशन करने पे फिर उन्होंने यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बनाई जैसे ऊपर बनाई थी, और रिवर्स 2+2 साइक्लोएडिशन से दोबारा ये टूट जाएंगे। दोबारा टूटने के बाद इन्होंने क्या बनाया, एक तो 5 मेंबर्ड की रिंग का फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, और एक आपके पास में कार्बीन का कैटलिस्ट बना दिया, ये वाला नया कार्बीन कैटलिस्ट, ठीक है। एक 5 मेंबर्ड की रिंग का प्रोडक्ट बना दिया, 5 मेंबर्ड रिंग, और दूसरा न्यू कार्बीन कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट आपको फॉर्म कर दिया, नया कार्बीन का कैटलिस्ट फॉर्म कर दिया। अब यहां से क्या होता है मेरे पास में, दिस न्यू कार्बन कॉम्प्लेक्स इज नाउ रेडी टू अटैक अनदर मॉलिक्यूल, एक नए मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करने के ऊपर होगा, और द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द साइकिल इज रिपीटेड, बार बार साइकिल को रिपीट कर देगा, विद द माइनर डिफरेंस दैट इथाइलिन और इथीन इज नाउ लॉस्ट इंस्टेड ऑफ द स्टाइरिन। यहाँ पे अब क्या होगा, देखो पहले तो उसके साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग कैटलिस्ट लिया था, PH जुड़ा हुआ था कार्बन के साथ में ना। पहले जो हमने स्टार्टिंग ग्रुप्स कैटलिस्ट लिया था उसमें क्या था, RU डबल बॉन्ड कार्बन PH PCY3 एंड ClCl, पहले तो ये वाला था। अब हमने जो नया जनरेट किया उसमें इसके बजाय क्या आ गया, खाली CH2 आ गया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से तो आपने स्टाइरिन जनरेट कर लिया था, स्टाइरिन जनरेट करने का कैसे किया था, यहाँ कार्बन आ गया, स्टाइरिन जनरेट हो गया था। तो यहाँ क्या जनरेट होगा, यहाँ पे इथीन जनरेट होगा स्टाइरिन की बजाय। तो यहाँ जो अगले स्टेप में होगा वहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसकी रिएक्शन आपने जैसे कि 5 मेंबर रिंग, इरिवर्सिबल स्टेप हुआ, इरिवर्सिबल स्टेप होने के बाद ये क्या हुआ, आपके पास में इथीन का जनरेशन हो गया। इथीन का जनरेशन सेम है स्टेप बिफोर, जैसे आपने पहले स्टेप किए, फर्दर आपके पास 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक लिखा है बच्चों, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल स्टेप है। अभी तक जितने स्टेप देखे थे सभी रिवर्सिबल थे, केवल ये स्टेप इरिवर्सिबल है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो इथीन की जनरेशन होती है वो कैसी होती है, गैस होती है, इतने में तो वो उड़ जाएगी, रिएक्शन के अंदर रहेगी नहीं, दैट्स वाई ये इरिवर्सिबल है।
और इसी कारण से इसकी यील्ड इतनी ज्यादा आती है। क्यों? सभी स्टेप चाहे रिएक्शन को कैसे भी जोड़ो तोड़ो, रिएक्शन को सभी स्टेप कहते रिवर्सिबल थे। फाइनल इस मौके तक तो रिएक्शन को आना ही आना था, चाहे कैसे भी जोड़ते हो। और जो नेक्स्ट स्टेप हुआ वो इरिवर्सिबल हुआ। इरिवर्सिबल मतलब जितने भी कंपाउंड थे आपके, जितने भी मॉलिक्यूल पड़े हुए थे आपके रिएक्शन के अंदर, वो सभी इरिवर्सिबल स्टेप तक आएंगे और एसिटिलीन गैस का, एसिटिलीन कह रहा हूँ, इथीन गैस का रिमूवल होने तक रुकेंगे और फाइनल प्रोडक्ट तक आने तक आएंगे ही आएंगे। दैट्स वाई उनकी जो यील्ड थी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, हाई यील्ड, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। उसको हमने आगे लिखा भी है अपने उसमें। Now all the steps excluding the loss of ethene gas, all the steps excluding the loss of ethene gas are reversible. That's why this reaction has very high yield. ठीक है, तो ये एसिटिलीन एल्कीन मेटाथीसिस का एक पार्ट है बच्चों। इसके बाद